नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर उत्तर प्रदेश भारत, प्रधान योग शिक्षक योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, सम्मानित अध्यक्ष INO एवं अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद एवं इंडियन नेचर केयर प्रैक्टिशनर का पिछले जब से इनका जन्म हुआ लगभग उसका शुभ चिंतक। संयोग से आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 2 महापुरुषों का जन्मदिन भी है। इस भारतवर्ष की आज़ादी में आज़ादी के लड़ाकुओं को, आज़ादी लेने वाले इच्छुकों को एक माला में पिरोने वाले पूज्य महात्मा गांधी जी, जिनको हम श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम से जानते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे परम पूज्य श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत अद्भुत बात है कि गांधी जी राजा परिवार के थे, समृद्ध परिवार के थे और उन्होंने सब कुछ त्याग करके आज़ादी में बहुत बड़ा, भारतवर्ष की आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा उनका अभिनय है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी इतने गरीब घर के थे कि पढ़ाई के लिए स्कूल पैदल जाते थे, नाव के पैसे न होने पर गंगा जी तैर कर जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, उनकी दूरदर्शिता, उनके त्याग तो नई पीढ़ी नहीं जानती है, लेकिन वो भी एक अद्भुत प्राणी हुए। ताशकंद समझौते में किसी दुर्घटना से या किसी साजिश से उनका देहांत या उनकी हत्या हो गई थी। यद्यपि ज्वर का ये 5वां दिन है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के जानकारी में यदि हम गांधी जी की चर्चा नहीं करेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा के पूर्ण भक्त थे और इसको जन जन में, घर घर में पहुंचाने के उनकी तीव्र इच्छा थी। स्वयं इसका पालन करते थे। उनके 4 पुत्र थे। एक पुत्र श्री मणि कुमार या मणिकांत, एक बार बुखार आ गया। वो बुखार किसी प्रकार से उतर नहीं रहा था,
क्योंकि गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा से भली भांति परिचित थे, उनको विश्वास भी था। उन्होंने अंतःप्रेरणा से रात को जब उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गई, उनको लगा कि मेरा बेटा हाथ से निकल जाएगा, तब भगवान से प्रार्थना करके उन्होंने एक क्रिया कराई थी। इसका नाम है गीली सूती ऊनी पट्टी लपेट। गीली सूती ऊनी चादर लपेट, बल्कि पट्टी नहीं चादर लपेट है। और रात को, मध्य रात को उस क्रिया से खूब पसीना आया और पसीना आने से उसका बुखार उतर गया, फिर उतरते चला गया। तब उनकी पत्नी माँ कस्तूरबा को भी प्राकृतिक चिकित्सा पर और श्रद्धा हो गई। तो मैंने आपसे बताया ये प्राकृतिक चिकित्सा औषध विहीन चिकित्सा है। ये शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा भी है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह बना शरीरा। कुछ लोग अधम शरीरा बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह बना शरीरा। ये जो शरीर है ये मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से मिलकर बना है। उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो गया है और ये शरीर सजीव हो गया है। जिस चीज़ से ये चादर है ये धागे से बना है, फटने पर धागे से ही ठीक होगा, इसमें लोहे के तार से नहीं कसा जा सकता। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहती है ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, बीमार होने पर पंच महाभूतों के प्रयोग से ही ठीक होगा। तो गांधी जी अपने को भी स्वस्थ किया। पटेल जी जिन्होंने इस देश को एक किया, उनकी टीवी भी पूना के पास, जहाँ आज उर्ली कांचन है, गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। बहुत विशाल चिकित्सालय है। गांधी जी ने उसका स्थापना की, स्वस्थ किया। गांधी जी की कृपा से ही घनश्याम दास बिरला जो इस देश के प्रथम पूंजीपति हैं, वो 98 साल के हो करके इंग्लैंड में घूमते हुए उनका शरीर छूटा। राधा कृष्ण बजाज वर्धा के प्राकृतिक चिकित्सा के परम भक्त, विनोबा भावे, उनके भाई बाल कुंवर भावे, उनके भाई शिव बाल कुंवर भावे, शिव भावे, गांधी जी के बहुत फॉलोअर हैं। महाप्रसाद जी पौदार, जसीडी वाले, ऐसे अनेक लोग हैं। गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा पर 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक है कुदरती उपचार। ये पुस्तक अगर सौभाग्य से स्कूलों में पढ़ा दी गई होती, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, तो आज देश की दूसरी स्थिति होती। ये छोटी सी किताब है कुदरती उपचार। इसमें गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े अद्भुत प्रयोग लिखे हैं। और दूसरी किताब है आरोग्य की कुंजी। अभी देते हैं, आरोग्य की कुंजी, अभी दिखा दो। ये आरोग्य की कुंजी और कुदरती उपचार नवजीवन ट्रस्ट ने छापा है, अहमदाबाद के।
मात्र 10-10, 15-15 रुपए किताबें हैं बस। और तीसरी किताब गांधी ने और बहुत अच्छी लिखी है, संयम बनाम भोग। ये पुस्तक अभी किसी ने प्रकाशित नहीं किया है, ये किताब मार्केट से अप्राप्त हो गई थी। यहीं पर सत्य स्नेहु, सो तो ही मिले न कछ संदेहु। इस पुस्तक की मैं तलाश में था। एक बार किसी कार्यक्रम में मैं अपने ससुराल में बैठा था। मेरे फादर इन लॉ, ससुर साहब भी, यानी मेरे पत्नी के पिताजी को भी किताबों से बहुत प्रेम है। वो अभी भी हैं, 93 वर्ष के हैं। तो ऐसे मेरी बातचीत हुई कि गांधी जी की एक पुस्तक अप्राप्त है, नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा ये किताब तो मेरे पास है। और उन्होंने अपने बक्सों को खाली करके 2-4 दिन में ढूंढ करके निकाली, संयम बनाम भोग। बहुत अद्वितीय किताब है संयम बनाम भोग। यानी गांधी जी की 3 पुस्तकें हैं, नेचुरोपैथी पर, कुदरती उपचार, आरोग्य की कुंजी, संयम बनाम भोग। मैं प्रयास करूंगा कि किताब बहुत जल्दी कंपोज करा करके ऑनलाइन डाल दूं। इस किताब को श्री केदारनाथ गुप्त इलाहाबाद के मुट्ठीगंज में रहते थे, उन्होंने प्रकाशित की है। और ये पुस्तक मैं उनके पास जब लेने गया था ढूंढते हुए इलाहाबाद, तो नहीं मिली थी, उनके पास भी नहीं थी। ये गांधी जी की 3 पुस्तकें बहुत ही अद्वितीय हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का बेस संयम है, शोधन है और सुमिरन है। इन आँखों का संयम, कानों का संयम, नासिका का संयम, जीभ का संयम, त्वचा का संयम, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन अगर ज्ञानेंद्रियों का हम पर संयम नहीं रखेंगे तो कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। यानी प्राकृतिक चिकित्सा या बिना दवा के स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों पर आपको कंट्रोल करना होगा। और इनकी गवर्निंग होती है मन से। इसीलिए पूज्य महात्मा गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा के में एक 6वां तत्व जोड़ा, महतत्व। महतत्व, महतत्व के बिना प्राकृतिक चिकित्सा जड़ है, और जड़ तो जड़ है, चेतन तो है नहीं। पर जब उसमें हम जप, तप, संयम, उपवास, कीर्तन, ध्यान, समाधि, सात्विक पुस्तकों का अध्ययन, दान, अनुदान, गिरे को उठाना, अपढ़ को पढ़ाना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, वस्त्र की व्यवस्था करना, रोगी को निरोगी करने में सहायता करना, ये सब महत्व चिकित्सा में आता है। इसको आध्यात्मिकता का क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमको अपने मन को का प्रबंधन सीखना पड़ेगा, जीभ पर कंट्रोल करना होगा, कान पे कंट्रोल करना होगा, आँखों पे कंट्रोल करना होगा। दुर्भाग्य से कुछ ऐसा साहित्य परोसा गया, आज हम महापुरुषों को भूल गए हैं और बंबई के माया नगरी के हिंसा परोसने वाले, नंगा सेक्स परोसने वाले, भोग विलासता का बढ़ावा देने वालों को हीरो कहने लगे हैं।
ये हीरो हीरो नहीं है। अगर आप बम्बई नगरी के इन लोगों का देखें तो ना इनका सेक्स में संयम है, ना धन में संयम है, चाहे ड्रग्स से लाना पड़े, और ना समाज की चिंता है। एक किताब मैंने पढ़ी थी बहुत शुरू में, सिनेमा का मनोरंजन, विकास या विनाश। ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर से निकली थी, बहुत छोटी किताब थी, मेरे हाथ में लग गई। इसको मैंने पढ़ा तो समझ में आ गया कि अगर हम इन चरित्रहीन, अश्लीलता परोसने वाले, भोग विलास का बढ़ावा देने वाले को हीरो कहेंगे, इनका अनुकरण करेंगे, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज समाज में कहते हुए कष्ट हो रहा है कि नौजवानों में ताकत नहीं रह गई, वीर क्षय करते रहते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के पहले ही वो संबंध जोड़ लेते हैं जो हमारे यहाँ अनैतिक माना गया है। प्राकृतिक चिकित्सा का बेस संयम है, भोजन में संयम, सोने जागने में संयम आदि। ये 3 पुस्तकें, कुदरती उपचार, आरोग्यता की कुंजी और संयम बनाम भोग। संयम बनाम भोग का एक प्रसंग बता दूं आपको। गांधी जी को एक लड़की ने चिट्ठी लिखी कि गांधी जी, मैं स्कूल में जाती हूँ तो मुझे लड़के लोग बहुत व्यंग मारते हैं, बुरी निगाहों से देखते हैं, मैं क्या करूं? तो गांधी जी ने जवाब दिया, तुम निश्चित ही ऐसे कपड़े पहन के जाती हो जो भड़काऊ कपड़े हैं, तुम निश्चित ही आगे के अंगों को ठीक से नहीं ढकती होगी जो वासना में आकर्षण करते हैं। तुम कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, सादे कपड़े पहन के जाओ और मर्यादा के अंदर कपड़े पहन के जाओ। गांधी जी का बड़ा उस समय प्रभाव था। उस लड़की ने सिंपल कपड़े पहनने जाने लगी और अपने अग्र अंगों को ठीक से ढक कर जाने लगी। उस लड़की ने गांधी जी को जवाब लिखा, वही लड़के जो मुझको व्यंग मारते थे, जो छेड़ते थे, वही लड़के अब मुझको देवी जी कहने लगे। ये बहुत पुरानी बात है। ऐसे तमाम नाना प्रकार के सवाल जवाब हैं। आज तो इसके बारे में चर्चा करना ही गुनाह है। बुढ़िया भी गुड़िया बनने का प्रयास करती है। आज अश्लीलता का नंगा नाच है। कौन कितने अपने अंगों को, अश्लील अंगों को दिखावा कर सके। यदि मैं इस मंच से कहूं कि अगर लड़के दोषी हैं तो लड़कियां भी कम दोषी नहीं हैं। अमर्यादित छूट ना लड़कों को मिलनी चाहिए ना लड़कियों को मिलना चाहिए। क्यों अजय सिंह? ठीक बात है, क्योंकि उस लक्ष्य पाने के पहले इस प्रकार की चरित्रहीनता और ऊपर से ये बेचारा आ गया है, ब्रह्मांड आ गया। हमारे लेक्चर को तो 250 सुनेंगे 6-7 दिन में, पर देखिए कोई गंदा चित्र लगा दीजिए, 2 दिन में लाखों पहुंच जाते हैं। तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा उन लोगों के लिए नहीं है जो संयम से अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते, जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं देना चाहते, जिनकी नज़रों में बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी का भाव नहीं है। उन लड़कियों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है जिनके मन में बराबर में भाई,
बड़े में पिता, छोटे में बेटे का भाव नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा का आधार यही है। यहाँ लोग ठीक होने के बाद पुनः बीमार हो जाते हैं क्योंकि संयम को वो क्रॉस कर देते हैं। शोधन, प्राकृतिक चिकित्सा शोधन पर निर्भर है। आपको कफ विकार है, तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति करिए, गर्म पानी पीजिए। पित्त कुपित हो गया है तो पानी पी के कुंजर करिए, या दंड धौती करिए, या वश धौती करिए। साथ में कच्ची गरी, सूखी गरी को कद्दूकस से कस लीजिए और उसको चूसिए, क्योंकि ये पित्त जो है, पित्त सामक है। कफ के लिए अदरक के टुकड़े कर लीजिए, नमक मिला लीजिए थोड़ा सा, उसको चूसिए। अगर आपका वायु विकार है, मल विकार है, कब्ज रहता है, तो आप एनीमा करिए, बस्ती करिए, कोई विरेचक दवा रात को कुछ दिन ले लीजिए, पेट साफ करिए। खाने के बाद छोटी हर चूसिए। 2 दिन पूर्व हमारे यहाँ एक महिला आई, किसी के रिकमेंडेशन पर आती, बड़ी बेचैन थी, डकारें आती थी, डका आ सब प्रकार की चिकित्सा पद्धत करके हार गई। किसी ने मेरे बारे में बताया, मैंने उसका सारा केस समझा, ठंडे पानी की पट्टी लगवाई, नाभि बिठवाई, चुम्मी की बेल्ट लगा करके कॉइल सिस्टम से उसके बड़ी आंतों का मल पिघलाया, फिर बस्ती क्रिया कराई देर तक। लौट कर जब लौटी, हमने क्या हाल है, बोले बहुत आराम है, बहुत मल निकला। उसके बाद खाने में छोटी हर चुसवाई और उसको हमने समझाया कि तुम आज जूस पे रहो, तुम्हारे आमाशय में, तुम्हारी आंतों में इतना माल भरा हुआ है जो तुमने माल खाया है। भोजन में शक्तिमान का जो तुम बिना भूख के खाती रही हो, बिना चबाए खाती रही हो, ठूस ठूस के खाती रही हो, वो सब फंस गया है। उसको दिन भर जूस पे रखा हमने, समझा बुझा करके, अनार के जूस पे, सेब के जूस पर, सूप पर। शाम तक बहुत आराम मिला। फिर कल उसको हमने 2 बार कूने घर्षण हिप बात दिया, डाल के 3 किलो बर्फ। उसको मैंने समझाया कि गुब्बारे में हवा भर लो, उसको 2 बर्तन लो, एक में गर्म पानी हो, एक में ठंडा पानी हो। खूब ठंडे पानी में गुब्बारे को किसी डोरे में भारी चीज़ बांध करके ऊपर रख दो और गर्म पानी में रख दो। हमने पूछा क्या होगा, बोले गर्म पानी वाला फट जाएगा, ठंडे पानी वाला सिकुड़ जाएगा। मैंने कहा तुम्हारी हवा ऊपर की ओर जा रही है, जाना था दक्षिण की ओर और जा रही उत्तर की ओर। उसको हमने टब बाथ दिया। बेटा टब ले आओ ना तुम तो। ओल्ला क्या कहा लास्ट सेंटेंस हमने? हाँ यस, टब लेके आओ। कहा था टब ना ले जाओ, अभी महिला विभाग से नया टब ले आओ, प्लास्टिक टब ले आओ। हाँ नया टब रखा नहीं रखा, क्या तुम पुराने ले आओ खाली। तो ये उसको हमने टब में बिठाया। अब उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि, और टब में बैठी, सुबह टब में आधा घंटा बिठाया, 10 मिनट 15 मिनट बाद सो गई। नींद नहीं आई थी महीनों से, उसको आराम मिला, गैसेस नीचे से ही निकलने लगी। फिर शाम को बिठाया, फिर मैंने समझाया जरा मेन गेट में ताला मार दो, सूप पहुंचाओ, जूस पहुंचाओ, शहद पानी पहुंचाओ। रात को फ़ोन आया,
कि दिन भर बहुत आराम रहा, लेकिन अब तकलीफ़ हो गई। तो मैंने कहा क्या खाया? बोले सब्जियां। काहे की सब्जी? आलू की सब्जी। हमने कहा पनीर भी डाला था क्या? बोले नहीं, सोच रही थी। अरे मंद बुद्धियों, आलू हरी सब्जी नहीं है, पनीर सब्जी नहीं है। किस महामूर्ख ने इनको सब्जी कहना शुरू कर दिया? आलू खाना मना नहीं है, सब्जी में आलू डालो, यानी हरी सब्जी ज़्यादा आलू कम। यहाँ आप आलू में हरी सब्जी डाल रहे हो चटनी की तरह। उसने खा लिया। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, छोटी चूसो। अब वो महिला अगर मेरी बात मान जाए 2-4-6 दिन जूस पर है, सूप पर है, तो उसका फायदा हो जाएगा। अरे जब नाली में गंदगी भरी है तो उसमें पानी डलवाता है जमादार कि दूध डलवाता है कि जूस डलवाता है? चलो जूस है, पानी डलवाता है। तुम लोगों को चूँकि पानी फ्री में मिल रहा है, अभी तालिबान वाले झगड़े में सुनते हैं 1,000 डॉलर का पानी बिका है वहाँ पे। इसका मुँह इधर कर दो। ये देखिए, आप लोग 2-4-6 प्लाट खरीद लोगे, 2-4 जगह फिक्स डिपॉजिट कर लोगे, कल काम आवेगा। प्लास्टिक का भी ले आओ, डोलची भी ले आओ। जब कहेंगे ध्यान में बैठो तो मन आँख खोलेंगे, जब कहेंगे बात सुनो तो ध्यान में कर लेंगे। बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए ये टब मंगवा लो। पैसा है तो प्लास्टिक का टब मंगा लो। कम पैसा हो प्लास्टिक का ले आओ ना, प्लास्टिक वाला टब। ऐसा टब मंगा लो, लोहे का टब मंगा लो। ज़्यादा पैसा है तो प्लास्टिक का टब आ गया है। अब बहुत ज़्यादा पैसा है तो चांदी का बनवा लो, और ज़्यादा पैसा है तो सोने का बनवा लो। क्योंकि पैसा किसी हेल्प देने का तो मन करता नहीं है। और ज़्यादा पैसा है तो 2-4 में हीरे जवाहर लगा लो। टब चाहिए है, और टब ना हो तो प्लास्टिक का टब ले लो। पर मोटे आदमी को सूट नहीं करेगा, रोज एक टब टूटेगा। ये घर में टब होना चाहिए। ऐसे स्टीम चेम्बर होना चाहिए। पैसा है तो 1 लाख का स्टीम चेम्बर बनता है, कम पैसा है तो 5-7 हज़ार में बाथरूम में बनवा लो, और कम पैसा है तो 2200 रुपये का हमारे यहाँ फोल्डिंग मंगवा लो। स्टीम, पसीना आना चाहिए। गरीबों के लिए 2200 रुपये बहुत है। गरीब कोई नहीं है। जब आदमी नरसिंह भगवान के यहाँ जाता है तो पता नहीं कहाँ से नोट आ जाते हैं गरीब के पास भी। लो डॉक्टर साहब जान बचा लो, कुछ भी खर्चा हो जाए। नेचुरोपैथी को 500, 1000, 2000 देने में नानी मरती है। बहुत लूटे ले रहे हैं, नेचुरोपैथ लूटे ले रहे हैं, मैं सुनता हूँ। और वहाँ जहाँ लुटते हो वहाँ कैसे, ये मैं बहुत कड़वाहट से कह रहा हूँ। अगर नेचुरोपैथी की आप लोग बचाते तो आप देश की हालत कुछ और होती। सरकार वहाँ के लिए एम्स खोलने, अब एक को रखा है, एम्स खोलने को तैयार है। नेचुरोपैथ का ऑफिस भी बनाने को तैयार नहीं है। हर अस्पतालों में सन 2002 का रिकॉर्ड मेरे पास है, ऊपर से आदेश आया था हर अस्पताल में नेचुरोपैथी विंग होना चाहिए। सब जगह दौड़ते क्यों? इसमें घपला करने के चांस बहुत कम है। क्या कहा है? आदमी पागल हो गया है, स्वास्थ्य नहीं। मैं इस पीड़ा से कह रहा हूँ, अगर मेरे पास इतनी बुद्धि ना होती, इतना त्याग ना होता, मेरी पत्नी का सहयोग ना होता, खुद मेरे पास अपनी टेक्निक ना होती, अन्य रास्तों से धन उपार्जन का, धार्मिक तरीकों से, तो 52 साल में कितनी बार टूट जाते। मेरे कितने अच्छे बच्चे आए,
बच्चों का भी दोष है। मैं कहता था भाई ये भी कला सीखो। इसलिए टब बाथ, इस टब बाथ में कितना भी बुखार हो, आप पानी भर दो, नाभि तक पानी आओ, उसमें बर्फ डाल दो, किलो 2 किलो 3 किलो बिठा दो। कैसे बिठा दो जरा आ जाओ प्यारे, कपड़ा उतरवा दो, तौलिया पहना दो, यहाँ खड़े हो जाओ, पानी भरा हुआ है, बैठ जाओ, ठंडे पानी में बैठ जाओ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आवे चाहे ना आवे, गाना चाहिए। ये गाना है कि नहीं है? हैं? ये गिरोगे नहीं बेटा। ये देखिए, दिन में 3 बार टब बाथ दिला दो, बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन कांप रहे हैं, वो तो ठंडक से तो बुखार आया है, अब नहीं ज्ञान है तो क्या किया जाए। चलो उठ जाओ, उठने में थोड़ी देर पकड़े रहो इसको, हाँ हाँ खड़े हो जाओ, बस 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 पानी टपकने दो, है ना, बस अब तौलिया लपेट के खड़े हो जाओ। अब इसमें आ जाओ, इसमें बैठ जाओ भाई, नहीं तो आदमी सोचेगा डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तेरा, जो होना था तो हो गया। ये भी निराश होकर मेरे पास आया था, डॉक्टर ने कहा था अब नहीं बचेगा, इसको बचाया। प्लास्टिक का टब ले लो, प्लास्टिक का टब ना हो तो आजकल एल्युमिनियम के बर्तन धोने वाले शादी विवाह में वो ले लो, नीचे करो, 15-20 में बैठो, थोड़ा खड़े हो जाओ। दुबले पतले हो तो पकड़े रहो संभाल के, मोटे ताजे हो तो ऐसे पकड़ोगे तो रोज एक टब टूटेगा, है? हटाओ दो ये। कैसा भी बुखार हो, यहीं रख दो बेटा, यहीं रख दो, यहीं रख दो। यहां अरे ये नहीं है तो ठंडे पानी की पट्टी लगाओ, 2 गर्म पानी की थैली ले लो, उधर रखो, बैलेंस करो। और पीछे चलो, ये भी ना हो तो तौलिया रखो। बुखार उतारने की प्राकृतिक चिकित्सा में विधि बहुत अच्छी है। गर्म पाद स्नान दे दो, पूरे बॉडी का स्पंज कराओ, मेन गेट में ताला मारे रहो, शहद पानी दो, कमजोरी लगे तो अनार का जूस दो, पानी मिला मिला के देर तक, काफ़ी। अनार कहते ना, 100 अनार 100 बीमार। अनार में वो गुण है कि 100 रोगों को ठीक कर देता है, 100 रोगों को। हर 1 किलो अनार मंगा लो, 100 रुपया का मिलेगा, लगभग 80-100-120 का। आराम से जूस निकाल लो, 600 ग्राम जूस निकल आएगा, 400 ग्राम बढ़िया पानी मिला दो, थोड़ा शहद मिला दो या गुड़ मिला दो, 100 ग्राम पियो दिन भर में। और जल्दी है तो आप चिरायता कुटकी का पी लो, महासुदर्शन चूर्ण ले लो। तो ये चाहे आहार की खराबी से बुखार हो, कभी कभी विचारों की खराबी से बुखार आ जाता है। कभी कभी काम वासना की विकृति से बुखार आता है, कभी कभी ठंडक लगने से बुखार आ जाता है, कभी कभी लू लगने से बुखार आ जाता है, कभी कभी किसी दवा का रिएक्शन हो जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है किसी जर्म्स का, बैक्टीरिया का, वायरस का। यद्यपि मैं वायरस को प्रधान कारण नहीं मानता हूँ नेचुरोपैथी में, लेकिन
आपकी अगर वाइटल पावर कमज़ोर है, जीवन शक्ति कमज़ोर है, उसका प्रभाव हो सकता है। अब नाम कुछ भी रख लो, चाहे कोरोना रख लो, चाहे डेंगू रख लो, चाहे मलेरिया रख लो। हम जब छोटे छोटे थे तो मलेरिया बहुत होता था, फिर मलेरिया के लिए हम पाउडर छिड़काव होता था, अभी भी होता है, डीडीटी पाउडर का छिड़काव होता था। अब तो केमिकल धुआं फेंक जाते हैं कि लो मच्छर मर जाएगा, साथ में तुम भी बीमार बने रहो। नीम की पत्तियां भूल गए, नीम की पत्तियां भूल गए, चिराता कुटकी का हवन करना भूल गए। जैसे मेडिकल साइंस में इंजेक्शन की खोज हुई है, ऐसे ही यज्ञ थेरेपी होती है। ये हमारी सनातन यज्ञ थेरेपी इंजेक्शन की तरह लाभ करती है, वो नाक से पहुंचता है। लंबा विषय, फिर कभी बात करेंगे। तो अगर ठंडक से हुआ है तो गर्म पानी दे दो, लू से हो गया है तो ठंडा घड़े का ठंडा पानी दे दो, शरीर तप रहा है तो ठंडे पानी से घर्षण कराओ, शीतलता की वजह से कांप रहे हैं तो गुनगुने पानी से करा दो। अपने निकट के अनुभवी वैद्य से पूछ करके गोदंती भस्म दे दो, जो गाय के पित्ता से भस्म बनाई जाती है। मैंने कहा था ना, गाय का केवल मीट एक ऐसा तत्व है जिसके खाने से मन और मस्तिष्क और आत्मा में विकृति आती है, इसलिए हमारा मीट खाना मना लिखा गया है। भाव प्रकाश निघंटु में 600 जड़ी बूटियों का विधान लिखा है, और उसमें मूत्र चिकित्सा भी लिखी हुई है, गोबर चिकित्सा भी लिखी हुई है, सोना चांदी तांबा चिकित्सा लिखी हुई है, और आप ताजुब करेंगे कि मांस चिकित्सा भी लिखी हुई है। हमारे ऋषि मुनि तो जनहित के लिए किया, उसमें लिखा है गाय का मांस मन और मस्तिष्क को विक्षिप्त पैदा करने वाला है। बाकी जितने गाय के सारे ऑर्गन्स हैं ये सब मेडिकली उपयोग में आते हैं। अब एक बात जो कहने जा रहा हूँ, आपकी भावनाओं में आघात ना पहुँचे। आजकल देहदान चला है। हमारे कानपुर में एक बड़े क्रांतिकारी हैं, उनके पिताजी और हम योग साधक के क्लास फेलो हैं, मनोज सेंगर जी। श्री मनोज सेंगर जी कानपुर के देहदान के अग्रदूत हैं। उन्होंने पहले जब नया नया शुरू किया था तो लोग तैयार नहीं थे, आज सैकड़ों हजारों उन्होंने देहदान करवा लिया है। हमने भी किया है, हमारी वाइफ ने भी किया है। 8 मन लकड़ी बचेगी। हमने तो हर अंग का देहदान कर दिया। जब शरीर छूटेगा तो हमारी आँख किसी अंधे काम आ जाएगी, हमारा लीवर किसी दुखी के काम आ जाएगी, हमारा एक एक ऑर्गन, हम जलाए नहीं जाएंगे। ऐसे ही गाय का हर अंग का कोई ना कोई मेडिकल उपयोग है। केवल गोबर का नहीं है, केवल गाय मूत्र का नहीं है, केवल दूध दही का नहीं है, है ना। ये पंचगव्य कहलाता है। पंचगव्य पर बहुत शोध कार्य हुआ है। अगर आप घर में देसी गाय है, विदेशी गाय का तो दूध भी न छुइए। वो एक जंगली जानवर के और गाय के क्रॉस करके बनाया गया है। वो दूध तो घर में लाने लायक नहीं है। देसी गाय पालिए, थोड़ा दूध है वो ज़्यादा अच्छा है। ये पंचगव्य, दूध दही घी मक्खन या घी या मक्खन और ये सब गोबर मूत्र सब पंचगव्य कहलाता है। इसको इससे बड़े बड़े, अरे एक शिवाम्बु थेरेपी होती है। ये छोटी सी किताब हमारे श्रद्धेय श्री नंदकृष्ण झजरिया ने लिखी थी, मैंने प्रकाशित कराई थी। ये छोटी सी किताब 10 रुपये 5 रुपये की है। इसके द्वारा कैंसर तक का इलाज कर सकते हैं। आप कहेंगे आनंद जी आप 1 नंबर के गपोड़ी हो, अरे करके देख लो।
प्राकृतिक चिकित्सा प्लस शिवाम्बु थेरेपी कहलाती है। हमने तो भयंकर से भयंकर ज्वर को दिन भर गाय का मूत्र या शिवाम्बु पिला पिला के ठीक किया है, बस। आप आओ तो हमारे तरफ है, आप आओ तो भारतीय सनातन संस्कृति की ओर, आप आओ तो प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, आप आओ तो योग साधना की ओर, आप आओ तो घरेलू जड़ी बूटी। आप घर में 100 घरेलू जड़ी बूटियां हैं, आपको गेहूं का उपयोग नहीं मालूम। गेहूं के जवारे से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। गेहूं के जवारा, चने के जवारा, पालक, ये सब जड़ी बूटियां हैं। ये पहले जंगल में हुआ करती थी, फिर लोगों ने खेत में बनाना शुरू कर दिया, फिर क्यारी बनाना शुरू कर दिया। आजकल लोग छतों में गमले में पैदा कर रहे हैं। सब जड़ी बूटियां हैं। जड़ी माने जड़, बूटियां माने फल। पेड़ में 5 चीजें होती हैं, जड़, पत्तियां, फूल, फल, बीज, डालें। ये 5 हमारे एक एक पेड़, अमलतास के पेड़ घर में लगा है और फिर भी कब्ज है। हम लोगों ने अपनी दुष्ट लोगों ने, राक्षस लोगों ने हमारी लाइब्रेरी जला दी है। हम लोग, लेकिन कोई कमी नहीं है। आप लौटिए। आप घर में हींग और गैस से परेशान हैं, आप घर में मेथी और डायबिटीज से परेशान हैं। हमें ज्ञान नहीं है। हम तो चिकित्सक बनाने के पक्ष में ही नहीं है। ये ज्ञान, इतिहास पढ़ा रहे हो, भूगोल पढ़ा रहे हो, अकबर किसका बाप था, हमें क्या करना है किसका बाप था। हमें आप स्कूलों में हर्बल थेरेपी होनी चाहिए। घर में बगीचे में दूब है, अब मर रहे हो एसिडिटी से। घर में जीरा है, छुहारा है और बायोलॉजिकल नपुंसकता के लिए दौड़ रहे हो। हमारे घर में 100 जड़ी बूटियां ऐसी हैं, बादाम है, ये आपको प्रयोग नहीं मालूम है, आपको पढ़ाया नहीं गया है। हमारे घर में हमने पूरा बनाया है। ये सब शास्त्रों में लिखा है। आपकी रुचि तो हो। आपको तो रुचि है कि हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी एनी हाउ, एनी हाउ। चाहे देश बेचना पड़े, चाहे परिवार नष्ट करना पड़े, चाहे स्वास्थ्य नष्ट करना पड़े। प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, जड़ी बूटियां घर की, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, सब कॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी। गांधी जी ने इन सब का, पेन मत हिलाओ, कंट्रोल करो, ये भी नॉन कंट्रोल है। हम बात कर रहे हैं, पेन हिला रहे हैं, यानी हाँ, बहुत गंभीर विषय है बेटा। इसलिए बाल झड़ रहे हैं, कशेरू का चटनी खाने से ठीक हो जाते। आप घर में गौमूत्र है, शिवाम्बु है, डेंटर के नाम से करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो। आपके पास नीम का तेल है, आप दांत उखड़वा रहे हो, केनाल करो, रूट केनाल करा रहे हो, घर में नीम का तेल है, नीम की दातुन है। हमें फिर लौटना होगा। हम इस वेबिनार के माध्यम से आप सब कुछ पढ़ाएंगे। बीमारी में अनाज रोग कारक है। ये देखिए किताब, हमारे मित्र डॉक्टर NK शर्मा एक किताब लिखी है, अनाज रोग कारक है। इस किताब को पढ़ने के बाद आग के पके के भोजन से वैराग्य हो जाता है। इस किताब के पढ़ने के बाद आग के पके भोजन से वैराग्य हो जाता है, बस। बड़ी प्यारी प्यारी किताबें हैं। ये लीजिए, गेहूं के जवारे, गेहूं के जवारे का कल्प कर डालिए। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर श्री धीरेन्द्र अग्रवाल के भाई जितेंद्र अग्रवाल, उनके बच्चे को वजन घट गया, वजन केवल रह गया उनका 32 किलो, पैसा बहुत, बच्चा घबराहट में चला गया। उन्होंने हमारी बात मानी, प्राकृतिक चिकित्सा कराई, साथ में ये गेहूं के जवारे का बस कल्प कराया, गेहूं के जवारे का। तो
आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। कौन कहता है गरीबी बाधक है प्रधानमंत्री बनने में? जिस आदमी के पास नाव के पैसे देने के नहीं थे, तैर के पढ़ने जाता था शहर, प्रधानमंत्री बना, ईमानदार प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बना। वर्तमान नरेंद्र मोदी जी तो खैर फिर भी चाय बेचते थे, चाय की दुकान तो थी, उसके बाद तो चाय की दुकान नहीं थी। गरीबी बाधक नहीं है, हमारा संकल्प बाधक है। हम संकल्प करें। मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे घर से निकाल दिया गया था, नेचुरोपैथी करोगे तो हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे, मत करो। मैंने किताबें बेच करके ट्रेनों में पढ़ाई करी। पैसे की कमी मेरे घर में नहीं थी, न है, लेकिन संकल्प सच्चा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, संयम से रहें, ईश्वर पर विश्वास करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। ये सारी बातें हैं। अभी मेरी एक शिष्या है, मेरी बहन है, मेरी बेटी जैसी है, उसको डॉक्टर शोभा अग्रवाल चिलबिल, अभी उसने एक किताब भेजी है मेरे पास, प्राकृतिक आयुर्विज्ञान पर महात्मा गांधी जी के विचार तथा कार्य। दिखा दो पास। प्राकृतिक आयुर्विज्ञान पर महात्मा गांधी जी के विचार तथा कार्य। इतनी बढ़िया पुस्तक लिखी है गांधी जी का, सारे गांधी जी का संकलन किया है। श्वास का रहस्य क्या है, श्वास नाक से क्यों लेना चाहिए, हैं, ये सारी बात गांधी जी के उसने लिखी। ब्रह्मचर्य पर श्वास का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत प्यारी किताब है। ये मैं मंगाने जा रहा हूँ। ये किताब जो है बाइंड किताब है, डॉक्टर शोभा अग्रवाल चिलबिल इसकी उपाधि, हमारी आनंद उपाधि है चिलबिल। 100 किताबें इसने लगभग लिखी है, बहुत अच्छी लेखिका है, तो 3 बार पुरस्कार भी मिल चुका है। प्राकृतिक आयुर्विज्ञान पे गांधी जी के विचार। गांधी जी प्राकृतिक के महान भक्त थे और उन्होंने, ये देखिए प्राकृतिक आयुर्विज्ञान, ये किताब तो घर घर होनी चाहिए, पढ़िए। हम आईएनओ के वर्तमान महामंत्री डॉक्टर आनंद बिरादर से रिक्वेस्ट करेंगे, सुझाव देंगे कि ये किताब अनिवार्य शिक्षा में प्राकृतिक चिकित्सा का पढ़ाई होनी चाहिए। योग शिक्षक तैयार किए जा रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि जिस पद्धति को हम 50 साल से संभाल के चले थे, अब लोग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। नौकरी नौकरी में काले के दिमाग घुसा हुआ है। हजारों सैकड़ों योग शिक्षक डिग्री लिए घूम रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता पतंजलि कौन है, अष्टांग योग क्या है, क्या बस पैसा दो, प्रमाण पत्र लो। क्या दुर्भाग्य है। एक बेचारा अकेला मोदी, अकेला योगी क्या करेगा जब हर आदमी नैतिक नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्लास शुरू किए हैं। मेरे 40 लेक्चर हैं। आनंद योगा ऋषि में जाओ, यूट्यूब में योग शिक्षक बनिए। मैंने 40 लेक्चर दिए हैं विद प्रैक्टिकल। अगर किसी प्रकार से यहाँ नहीं आ सकते हो तो ये लेक्चर सुनो। ये मान के चलो कि आनंद जी सामने बैठे हैं तो क्या, ज्वर तो बहुत छोटी चीज़ है। हाँ, एक बात चलते चलते, मैंने कहा ना, कभी लू लगने से ज्वर आ जाता है, उसमें टब्बात बहुत फायदा करता है ठंडे पानी का। ठंडे पानी में पैर रखो बाल्टी में। अगर आपको सर्दी लगने से बुखार आ गया है, उसमें टेम्परेचर इंटरनल कम होता है लेकिन दिखता ज़्यादा है कभी कभी, तो गर्म पानी में पैर रखो। अगर आपका पित्त विकार से बुखार आ गया है तो कुंजर करो। अगर आपका कफ विकार से बुखार आ गया तो नेति करो, साथ में पेट वेट तो साफ करनी है। अगर आपको किसी कृमि की वजह से बुखार आ गया है, मलेरिया है,
तो मलेरिया, हमारे गुरुदेव कहते थे मलेरिया माने मल प्लस एरिया, यानी एरिया में मल इकट्ठा हो गया है। इस शरीर रूपी 3.5 हाथ के 6 फुट 5.5 फुट 6 फुट के शरीर में जगह जगह मल इकट्ठा हो गया है। मल इकट्ठा हो जाएगा, सड़ेगा, तो उसमें हाथी घोड़े पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। अब उसका नाम मच्छर कर दो, उसका नाम सच्छर कर देते, क्या दिक्कत थी। अब मच्छर का पूरा डिपार्टमेंट खड़ा हो गया, अरबों खरबों का डाइजेशन हो गया है। वहाँ से 100 टन दवाई और 1 टन खिड़की गई, 99 टन पेट में चली गई। एक बार हमारे यहाँ एक नेताजी आए, दवा से ऊब के आए। हमने जब उनका परीक्षण किया तो हमने कहा आपकी पेट में कोई 16 किलोमीटर रोड पड़ी है। बोले नहीं नहीं। हमने कहा नहीं, आपके पेट में मैंने ज्ञान योग से देखा है 16 किलोमीटर कोई रोड पड़ी हुई है। बहुत ध्यान, हाँ हाँ। हमने कहीं आपने बनवाया हो? बोले हाँ हाँ 16 किलोमीटर रोड का हमने ठेका लिया था, बनवाया नहीं, लिफाफा योग से पास करा लिया। हमने कहा ये रोड तो नहीं निकलेगी, जाइए प्रायश्चित करिए। पूरी की पूरी रोड खा जाते हैं, पूरी की पूरी पुल खा जाते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग। इसका इलाज तो नेचुरोपैथी में नहीं है, इसका तो महत्व चिकित्सा में है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कुदरत। अब मालूम मलेरिया, बोले ढूंढा मच्छर, इस मच्छर से यह मलेरिया, उस मच्छर से वह मलेरिया। जब मलेरिया सब डाइजेस्ट कर गए, बोले अब डेंगू आ गया, अब पेंगू आ गया, अब सेंगू आ गया, अब गंगू आ गया। ये कब तक चलेगा? प्राकृतिक चिकित्सा अपनाओ, मल को हटाओ, मल को सड़ने से बचाओ, न कीड़े पैदा होंगे। नामकरण कर दिया, अब मेरा नाम ओम प्रकाश आनंद है, हो सकता मेरा नाम घसीटे राम होता, मैं तो वही हूं। और नहीं तो घसीटे तो जाओगे ही। 3500 परीक्षण हो गए हैं, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। आज तो आदमी पगला गया, बोले कुछ निकलते ही नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के बिना ना तुम स्वस्थ रहोगे, ना आप अपना धन बचा पाओगे, ना परिवार बचा पाओगे। मैंने तय किया है कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा का कंसेप्ट करो। तो ये जो है ज्वर है, तो आप जो ये इन्फेक्शन से ज्वर होता है, चलो हम माने रहे आप बड़े वैज्ञानिक हो। गांधी जी वैज्ञानिक नहीं थे, हमारे मित्तल दास मोदी जी वैज्ञानिक नहीं थे। मैं 100 नाम गिना दूं इस इंडिया के टॉप के नेचुरोपैथों के, कि अपना जीवन समर्पित किया, हजारों लाखों लोगों को डैट एंड डैट स्वस्थ किया बिना दवा के। और एक वर्ग ऐसा है कि दवा खाते खाते आंख की रोशनी गिर रही है, गिरते 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 सूख गई नसें। जब तुम गिरती रोशनी को नहीं संभाल पाए तो सूखी नाड़ी क्या ठीक कर पाओगे? जब सिंपल दर्द नहीं मिटा पाए, अब आर्थराइटिस का मिटा पाओगे? उनकी चिकित्सा पद्धति सिम्टम्स के आधार पर है। प्राकृतिक चिकित्सा कहते जड़ ठीक करो, जड़ ठीक करो। अगर जड़ नहीं ठीक करोगे तो फिर पौधा आ जाएगा। घर घर स्वस्थ करना है। दवाइयों का अपना रोल है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन डिजीज हो, आप पेट साफ करिए, घर्षण करिए, मेन गेट पे ताला मार दीजिए, गर्म पानी पीजिए, सूप पीजिए, जूस पीजिए, पानी आधा जूस, ये सारी क्रियाएं करिए। और फिर आप चाहें तो इन
आधुनिक वैज्ञानिकों का प्रयोग कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ सीन आपको, बहुत पीड़ा होती है। सन 2003, 4 या 5 की बात है। मेरी बेटी बंगलौर में पढ़ रही थी, MCA कर रही थी। खबर आई कि उसका बुखार नहीं उतर रहा, 6-7 दिन हो गए और अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है हॉस्टल की तरफ से। सारी बात सुनने के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इमीडिएट बाई प्लेन जाओ। खैर साधन मेरा, वहाँ देखा कि वो भयंकर 105 डिग्री बुखार, सब डॉक्टर लगे हुए हैं। मेरे को फ़ोन आया, मैंने कहा इमीडिएट इसको अस्पताल चेंज करो। अपने मित्रों से कहा, जब बिल आया अस्पताल का 64 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया गया लिखा है और 1 बोतल ग्लूकोज नहीं चढ़ाया गया था। हमारे यूपी को लोग बदनाम करते हैं, वहाँ भी तो गड़बड़ सड़बड़ है। इमीडिएट मैंने ग्लूकोज की बोतल चढ़वाई प्राइवेट और बाई प्लेन यहाँ पर लाया। अपने मित्र डॉक्टर RG गुप्ता है मेरे साथ के बच्चों के, उनको मैंने बुलाया। अरे इसको तो टाइफाइड है और मलेरिया डायग्नोसिस कर दिया गया और मलेरिया की दवा दी जा रही थी। मैं विरोधी नहीं हूँ, फिर मैंने दवाएं सब बंद कराई, पोषण दवाएं दिया, अपनी क्रियाएं कराई। 1 महीने बाद शादी थी उसकी, कार्ड छप चुके थे। फिर डॉक्टर RG गुप्ता के मार्गदर्शन में एंटी रिएक्शन जो होगा उसकी थोड़ा औषधि दिलाई, अपना ट्रीटमेंट दिया, बच्ची ठीक हो गई 7 दिन में। मैं बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, जो डॉक्टर मेडिटेशन नहीं करेगा वो गलत निर्णय ले लेगा। जो पैथोलॉजिस्ट मेडिटेशन नहीं करेगा वो किसी की रिपोर्ट किसी को दे देगा। मेडिटेशन कंपलसरी कर दीजिए पूरे देश में, इससे माइंड ऑफ बैलेंस रहता है। और सबसे बढ़िया साक्षी दर्शन, बड़ा सरल है। ध्यान योग कंपलसरी हो जाना चाहिए, इससे बैलेंस ऑफ ब्रेन एंड माइंड होता है। अगर मुझे नेचुरोपैथी ज्ञान न होता, विवेक निर्णय शक्ति न होती, मेरी तो बेटी चली गई थी। घर में सामान सब शादी का आ गया था। बाप तो संभाल लेता है पर माँ नहीं संभाल पाती अपने को। प्राकृतिक चिकित्सा को घर घर पहुंचाना है। हम किसी औषधि विज्ञान का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में आप मलेरिया की दवा दें, निदान सही हो तो, डेंगू की दवा दें अगर निदान सही है तो, कोरोना की दवा दें अगर निदान सही हो तो, लेकिन विदाउट नेचुरोपैथी, विदाउट डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन पद्धति के हम औषधियों के भरोसे रहेंगे तो बढ़ता हुआ विधवापन, बढ़ता हुआ विधुरपन, बढ़ता हुआ अनाथपन ये कम नहीं हो सकता है। हे समाज के धार्मिक ठेकेदारों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पंडितों, पुजारियों, मुल्लाओं और प्रीस्टों और धार्मिक ठेकेदारों जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के स्वामी परमानंद जी की तरह, माँ ऋतंबरा जी की तरह प्राकृतिक चिकित्सालय भी बनाओ। अयोध्या में छावनी में नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी ने बनाया, उनको सन 82 मैंने डायबिटीज का ट्रीटमेंट किया था। बना पड़ा है, नेचुरोपैथ नहीं मिलते। क्यों? नेचुरोपैथ को आप 5,000 रुपये देना चाहते हैं, उसके पास खर्चे नहीं है क्या? नेचुरोपैथ बनाइए, नेचुरोपैथ तैयार करिए, उनकी मदद करिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए चाहे बुखार हो, आज गांधी जी का जन्मदिन है, मैंने आपको काफ़ी बातें बताई। ऑनलाइन एक मैं आपको पेपर भेजूंगा कि किसी प्रकार का ज्वर हो,
4 पेज का रहेगा, वो सबको मैं PDF से भेज दूंगा, उसको पढ़िए। अपना हर्जा करके, खर्चा करके किसी अनुभवी प्राप्तिशाला में जाइए। हमारी एक बिटिया है, धर्म बेटी विजिता आर्य, गुड़गांव में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत क्रांतिकारी काम कर रही है। दिल्ली वाले वहाँ जाएं, गोरखपुर के एरिया वाले गोरखपुर में जाएं 10 दिन। बालाजी वाले, दिल्ली बालाजी बना हुआ है, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी ने बनाया, वहाँ तक जगह नहीं मिलेगी, वहाँ 4-4-6 मिनट जगह नहीं मिलेगी। आप 10 दिन हमारे आइए, नेति सीखो, बस्ती सीखो, नवली सीखो, धोती सीखो, उपवास करना सीखो, शोधन क्रियाएं सीखो, मेडिटेशन सीखो। ज्वर तो बहुत छोटी चीज है। ज्वर हमारा मित्र है, जुखाम हमारा मित्र है, दस्त हमारा मित्र है, खाज खुजली हमारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं है। और कब्ज तो महामित्र है। अगर कब्ज है, पेट नहीं साफ होता, बता रहा है, कहीं बिना भूख के खा रहे हो, कम भूख में खा रहे हो, बिना चबाए खा रहे हो, वो भोजन खा रहे हो जो पचता नहीं है, मलमूत्र के वेग को रोक रहे हो, उचित व्यायाम नहीं कर रहे हो, सही ढंग से प्राणायाम नहीं कर रहे हो, मलमूत्र के वेग की बताने आते हैं, हमको संदेश देते हैं, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। आप इनको दुश्मन मानने लगते हैं। तो आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। ये मत सोचो कि मैं केवल नेचुरोपैथी पढ़ता हूँ। नेचुरोपैथी पढ़ा, आयुर्वेद पढ़ा और आजकल ये पढ़ रहा हूँ सरल एलोपैथिक चिकित्सा। इसकी दवाइयाँ नहीं पढ़ता हूँ, उन्होंने भी बड़ी खोज की है, पर रूट कॉज नहीं हटाते, सिम्टम्स हटा रहे हैं। कैल्शियम कम है, पोटेशियम कम है, ER बढ़ गया, CR बढ़ गया, इतने ज़्यादा कि अब तो हमें कम आता, हमारे मरीजों ज़्यादा आता है। वो बेचारा 10-20 साल भटकते भटकते एलोपैथी के डायग्नोसिस जान गया है। वात पित्त कफ नहीं मालूम, मल नहीं मालूम, टब्बात नहीं मालूम, उपवास नहीं मालूम। चलते चलते करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सतचित आनंदा। 90% बीमारी ठीक हो जाती है इससे। सवेरे गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर की सलाद लो या लाइव सूप बना के लो, दोपहर के मौसम के फल लो, तीसरे पहर जूस लो, पैसा ना हो तो खीरा बना, खीरे में गुड़ मिला के ले लो, शाम को 2 रोटी, झगो पर हरी सब्जी लो, बस्ती करो, नीति करो, कुंजर करो, टब बाथ लो। लाखों का बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। ये 3000 का, 2000 का, 500 का टब नहीं ला सकते हो। लाओ। देश को क्या बचाओगे? पहले अपने को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। आज 2 अक्टूबर याद रखना। आज हम ज्वर का क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं। ऑनलाइन PDF से भेज दूंगा, अपने मित्रों को भेजो। और आज यूनिवर्सिटी से मेरी बातचीत होगी। अगर यूनिवर्सिटी वाले 4 तारीख को तैयार हो जाएंगे तो घर और योग देंगे, नहीं तो 2-4 दिन बाद देंगे। हाँ, PDF में एक क्यों भेजने जा रहा हूँ। नवरात्र में उपवास क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये नवरात्र के जो देवियाँ हैं, असली जड़ी बूटी कौन है, नवरात्र क्यों करना आवश्यक है, सब वैज्ञानिक है, प्राकृतिक चिकित्सा का अंग है। इस पर भी मैं आपको PDF भेज दूंगा। धन्यवाद, आशीर्वाद, नमस्कार।